हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी। आज मैं इसके पिछले क्लास में जो मैंने बताया हुआ था कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों चीजें आपको बता दी थी। एक तो मैंने वैद्युत द्विध्रुव की के बारे में आपको बताया हुआ था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है। ये सारी चीजें बताने के बाद आपको बताया हुआ था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, चूंकि इसके संबंध में द्विध्रुव के संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं, एक तो होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो पिछले वाले पार्ट में हमने आपको अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन और अक्षीय स्थिति क्या होती है ये सारी चीजें बता दी थी। आज मैं आपको बताता हूं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा, वो कुछ चीजें आपको याद होंगी। आज आपको केवल निरक्षीय स्थिति के बारे में बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप देखो, मैं आपको स्टार्ट से बताना शुरू करता हूं। बिल्कुल आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, कोई आपका बिंदु ए है, एक आपका बिंदु बी है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु बी पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपका ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या, पहले मैं आपको एक बार चित्र बता दूं, उसके बाद सारी चीजें बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ए बी आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसका मध्य बिंदु ओ है और आपको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 12 लेते हैं टोटल। तो 12 में ये एल हो गई, ए से लेके ओ के बीच की दूरी, और ओ से बी के बीच की दूरी भी एल होगी। ये एल एल दूरियां हैं। अब आपको एक चीज इसमें सबसे पहले ध्यान देनी है कि निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, फिर उसे मैं मिटा दूंगा कि निरक्षीय रेखा का मतलब क्या है। कि जैसे आपका कोई द्विध्रुव है, ये ए बी द्विध्रुव है, ये कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इसका मध्य बिंदु ओ है और बीच की दूरी टोटल 2l है। ये केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति क्या होती है ये आप लोग समझिए, निरक्षीय स्थिति। इसके बाद आपको मैं डेरिवेशन बताऊंगा। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है कि जब द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उसे निरक्ष कहते हैं लंबार्धक को, और उसके रेखा पर कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो उसे हम निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु कहते हैं। तो आप समझने के लिए, जैसे लंबार्धक रेखा ये होगी इसकी जो ओ से गुजरेगी आपकी, तो इस रेखा पर कोई बिंदु जो काहे पे स्थित है, ये क्या है, लंबार्धक। तो आप ध्यान देंगे कि द्विध्रुव के लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु आप लेते हो तो वो कौन सी स्थिति में कहलाएगा, ये आपका निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। ध्यान दो आप लोग, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका, केवल आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु यानी से गुजरने वाली रेखा जो इस पर लंब हो यानी कि लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। इसके लंबार्धक को निरक्ष कहते हैं, तो उस पर कोई बिंदु स्थित होगा तो वो निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ चित्र की ओर चलता हूँ, देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैंने आपको इतना बता दिया और आप फिर वीडियो में बार बार देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये कोई आपका द्विध्रुव ए बी था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, मध्य बिंदु ओ, ये दूरी एल, ये एल पूरी 2l, और मध्य बिंदु यानी कि लंबार्धक है आपका, और इस लंबार्धक पर कोई बिंदु P है और P पर आपको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु है P, O से R दूरी पर ये स्मॉल r ले ली हमने, और बिंदु P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप ये भाषा कैसे लिखोगे, मैं थोड़ी देर में आपको भाषा बता दूं कैसे लिखोगे। जो भी आपके चित्र में बना हुआ है वो आपको भाषा में लिखना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे भाषा लिखोगे। देखिए, आपको लिखना है कि यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है,
जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, वी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है, तब द्विध्रुव के लंबार्धक पर यानी कि द्विध्रुव के लंबार्धक पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या इसे आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से लेके P के बीच की दूरी स्मॉल r है, ये आपको इतना चित्र से लिख देना है। फिर इसके बाद आपका डेरिवेशन शुरू होता है। कितना सरल है, आप लोग तुरंत बता दोगे, तुरंत कर लोगे। इसे देखो, हमने आपसे पूछा, हमने आपसे कहा ये चीज और है कि ये कोण थीटा है, ये हमने मान लिया है कि ये कोण थीटा है, कुछ भी कोण ले सकते हैं, ये कोण कितना है, थीटा है, ठीक। अब आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पे देखने वाली जो बात है, ये दूरी कितनी है, l है, ये हमने आपको बताया था लंबार्धक है, लंबार्धक का मतलब ये कितने अंश का कोण बनाएगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, ठीक। अब आप लोगों को पता है कि ये देखो, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये बीच के 90 अंश का कोण है, यानी कि दोनों त्रिभुज हैं जो वो सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज हो गए तब आप कह सकते हो कि AP और VP भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग देखो, पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा ध्यान रखो, ये L है, ये R है, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा √r² प्लस l²। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस से। यहां भी देखो, ये दूरी आपकी L है, ये दूरी R है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका जो PV हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी √r² प्लस l²। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगी हुई है। अब ये कोण अगर थीटा हमने माना हुआ है, और जो बड़ी छोटी सी चीज है आप देखो, ये कोण थीटा माना हुआ है, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो ये कोण भी कैसा हो जाएगा, ये कोण भी थीटा हो जाएगा भैया, दोनों कोण बराबर ही हो जाएंगे जब सर्वांगसम त्रिभुज है। अब हम यहाँ पे आपको लिखना शुरू करते हैं कि कितनी सरल सी चीज है ये। देखो कैसे होगा कि यहाँ पर आपकी प्लस क्यू आवेश के कारण, देखो द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, बच्चों देखो कितना सिंपल सी बात आपसे कह रहे हैं। आपने इसके पहले जब अच्छी स्थिति भी करी हुई थी तब भी आपने इस तरीके से फॉर्मूला लगा के तीव्रता निकाली हुई थी। तो हमने अभी आपसे कहा कि ये प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु बी पे रखा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं इसे, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता का साधारण सा फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 K Q/r², यही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q/r। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर B से लेके P के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, √r² प्लस l², तो ये हो जाएगी आपकी √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसमें किसी दिक्कत हुई, ये आपका लिखा हुआ E1 बराबर 1/4πε0 K Q/r², चूंकि G से लेके P के बीच की दूरी यही तो है ना, ये भी आपको बताए हुए थे, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। इसकी दिशा कौन सी है, इसकी VP दिशा है, ये देखो। अच्छा, दिशा के लिए थोड़ा सा फिर आप लोग पीछे जाओ, हमने आपसे क्या कहा था कि कभी भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है तो आप क्या करते हो, एक प्लस आवेश रख दो। तो भैया देखो, यहाँ अगर कोई प्लस आवेश रखते हैं बिंदु P पे, तो बिंदु P पे भी प्लस आवेश है और बिंदु Q पे भी प्लस आवेश है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे मतलब इस प्लस आवेश को ये कहां भगाएगा, दूर की ओर भगाएगा। तो ये E1 की दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, प्लस रख के देखा है ना हमने, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका VP दिशा में, VP दिशा में। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस आवेश यहाँ पे रख दिया, ये भी प्लस है, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा एक दूसरे को, तो ये E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इतना आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको माइनस क्यू आवेश के कारण देखना है। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वही चीज बिंदु P पर
तीव्रता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, ये हमने E2 मानी हुई है, तो फॉर्मूला वही है 1/4πε0 k q अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये A से लेके P के बीच की दूरी, ये भी √r² + l² है, दूरी तो सेम है, तो आपको यहाँ हो जाएगा √r² + l² का होल ऑफ स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं फिर एक बार आपको जल्दी से बता दूं, प्लस क्यू के कारण तीव्रता 1/4πε0 के q अपॉन r², चूंकि r का मान ये पूरा है, इतना भी ये पूरी r है, ठीक है, तो आपको r की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर कर दिया, ये दूर की ओर होगी क्योंकि ये प्लस आवेश के कारण है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जब आप तीव्रता निकालोगे तो हमने आपसे क्या कहा था, तीव्रता की दिशा निकालनी हो तो प्लस आवेश रख देते हैं, इस पे आप प्लस रखो, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को पास बुलाएंगे, यानी कि इसकी दिशा इस रेखा की अनुदिश यहाँ की ओर होगी, जो यहाँ चित्र में आपकी E2 दिखाई गई है, ये कौन सी दिशा में हो जाएगी, PA दिशा में, कौन सी दिशा में हो जाएगी आपकी, PA दिशा में, ठीक है, इतना आपने कर लिया। एक मिनट के लिए आप देख लो बोर्ड पे, कुछ भी कलाकारी नहीं करी हुई है, केवल प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता फॉर्मूला लगा दिया और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता फॉर्मूला लगा दिया। दिशा ज्ञात करने के लिए प्लस रखते हैं, तो प्लस ये इधर दूर भगाएगा इसे, और ये इधर प्लस रखोगे तो माइनस पास बुलाएगा, तो ये आपकी दिशाएं हो गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, चूंकि तीव्रता एक सदिश राशि होती है, ये आप लोगों को पता है कि तीव्रता एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि को आप ऐसे ही तो जोड़ घटा नहीं सकते कि ऐसे ही कर दो, सदिश है ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इन तीव्रताओं के घटक करते हो, आपने पढ़े होंगे x अक्ष के अनुदिश घटक, y अक्ष के अनुदिश घटक, साइन और कॉस के फॉर्म में दो घटक होते हैं सदिशों के, तो हम यहाँ पे इनके घटक कर रहे हैं। उसके पहले आपको एक चीज देखनी है, जरा आप इन दोनों E1 और E2 को देखो, E1 भी है 1/4πε0 के q अपॉन √r² + l² का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी E1 भी यही है, और E2 भी देखो आप 1/4πε0 के q अपॉन √r² + l² का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि इनके आंकित मान जो है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो दोनों की बराबर है, E1 भी उतना ही है, E2 भी उतना ही है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल समान है। तो आपको क्या देखना है, फिर इनके आप घटक करते हो, और घटक करने के लिए जो भी बच्चे बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे, घटक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक x अक्ष के अनुदिश घटक करते हैं, एक y अक्ष के अनुदिश घटक करते हैं। और मैं आपको सदिश के चैप्टर में अगर ले चलूं, कभी आपने पहले पढ़ा होगा, तो बहुत बेसिक सी चीज होगी, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि घटक करते समय हमेशा आपको ध्यान देना होता है, जो घटक कोण के साथ वाला होता है उसे कॉस लेते हो, और जो घटक कोण के साथ वाला नहीं होता है उसे साइन लेते हो। आप कॉस घटक किसे लेते हो, जो घटक कोण के साथ बना हुआ होता है, ठीक है, आप देखो कितने अच्छे से घटक कर पा रहे हो। यहाँ पे E1 के आपने दो घटक करे, तो E1 का एक घटक जो कोण के पास वाला होगा वो इस तरीके से आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक, और ऊपर वाला जो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने आपको एक नियम ही बता दिया, और आपको पहले से ये पता होगा कि कोण के साथ वाला घटक, कोण के पास वाला घटक हमेशा cos थीटा होता है। तो ये आपका हो गया कोण, यहाँ पे बन रहा है ना पास में, ये देखो, ये कोण के पास वाला घटक ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ऊपर वाला घटक हो गया आपका E1 sin थीटा। इसका घटक कर लिया। अब आप E2 देखो, जब आप E2 के घटक करोगे तो आपको पता है ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, और तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये फिर एकांतर कोण हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये जब थीटा हो जाएगा तो इसके पास वाला घटक भी क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कि ये घटक, जो दूसरा घटक यहाँ पे आएगा वो आपका आएगा E2 cos थीटा। बस इसमें यही थोड़ी सी देखने वाली चीज थी। और ये आपका जो नीचे की ओर घटक आएगा ये, यानी कि अगर हम इस बिंदु पे बना लें, यहाँ पे इस बिंदु पे हम बना लें, ये P है, समझाने के लिए केवल आपको, तो E1 का एक घटक ऊपर की ओर निकलेगा आपका E1 sin थीटा, इस तरफ आपका घटक निकलेगा E1 cos थीटा, और इसी तरीके से आपका E2 का इस तरफ वाला घटक जो होगा
वो आएगा E2 cos थीटा, और नीचे वाला जो आपका घटक आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कोण के पास वाले ये E1 cos थीटा है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, और यहाँ पे आपका जो E2 sin थीटा होगा वो E2 sin थीटा हो जाएगा। ये इस तरफ नीचे की ओर, ये जो E2 sin थीटा यहाँ पे होना था, E2 sin थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट के लिए आप चित्र देख लो और ये कॉर्नर में देख लो थोड़ा सा, फिर ध्यान दो इस बिंदु P पे। जब हमने E1 के दो घटक करे तो ये E1 sin थीटा, E2 को E1 cos थीटा है, E2 के दो घटक करे तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा है, इस तरीके से। अब आप आगे लिखोगे कि E1 व E2 को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर, देखो अब आप ध्यान दे रहे हो कि जब आप E1 और E2 को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करोगे तो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान बराबर है तो आपका E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में बराबर होंगे दोनों, क्योंकि आंकिक मान बराबर है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान देना है बच्चों, आप लोगों को ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए देखना है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के ठीक विपरीत है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो दो सदिश जो ठीक विपरीत हों यानी कि और उनकी परिमाण बराबर हों तो वो विपरीत सदिश कहलाते हैं, और विपरीत सदिश ये हुए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो जो परिणामी तीव्रता बचेगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर बचेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो ऊर्ध्वाधर घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, उनकी दिशाएं ठीक विपरीत हैं और मान ठीक बराबर हैं, इसलिए आंकिक मान ठीक बराबर है, इसीलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आपको यहाँ लिखना है E1 व E2 को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटकों में विभाजित करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, आज मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं थोड़ा सा, परिणामी तीव्रता E बराबर बच्चों क्या आएगी, एक आपकी आ जाएगी E1 cos थीटा और दूसरी आ जाएगी आपकी E2 cos थीटा। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली, इसके बाद कुछ भी समझने को नहीं है, केवल और केवल आपको गणितीय संक्रिया करनी है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। इतनी बात मैंने आपको इतनी देर से समझा रहा था तो समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी दिखा दूं। मैं बार बार ज्यादा आपको उस चीज को इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आपको अगर कोई चीज देखनी हो तो आप पीछे करके देख सकते हो उसे। मैं यहाँ से आगे आपको बताता हूँ। तो E बराबर आपका निकलेगा E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। जब आप R स्क्वायर है यहाँ पे, ये रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो आपका अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये आपका प्लस बचेगा ये यहाँ पे cos थीटा, और ये बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, यहां भी ऐसा हो जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, तो ये आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, यानी कि ये जुड़ के आपके पूरे निकल के आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा आपका 2Q cos थीटा, और आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट के लिए आपको समय दे रहा हूं मैं, 1 मिनट से आप देख लो, यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। इतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इतना देखने के बाद आपको कुछ नहीं, बस यहां से आपका तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा ये सीधा। यहां से देखो इतना आपने निकाल लिया 1/4πε0 के, ये q cos थीटा और q cos थीटा जुड़ के हो गया 2q cos थीटा। यहाँ पे आपको छोटी सी बात देखनी है, ये cos थीटा देखना है थोड़ा सा। तो आप मैं यहाँ आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चित्र थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप कोई भी त्रिभुज देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सर्वांश बराबर त्रिभुज है। आपने त्रिकोणमिति में अनुपात पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ऐसे करके साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। वो मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, याद करा रहा हूँ वो पीछे। तो इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब ये आधार बटे कर्ण होता है तो आप देखो यहाँ पे आधार कितना है, आधार है ये आपका L, और कर्ण कितना है r² प्लस ये है आधार और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम लिखे भी दे रहे हैं कोष्टक में, समकोण त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लो, AOP में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार L और बटे कर्ण, कर्ण कितना है आपका √r² प्लस L²। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आप वैल्यू रख दो तो आपका E बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 के 2q, और cos थीटा की जगह कितना रख दोगे, L अपॉन क्या कहते हैं, ये तो पहले से ही था r² प्लस L², ये कितना हो जाएगा L अपॉन √r² प्लस L²। इतना करने में कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो आप क्या हो गया, आपका 1/4πε0 के तो पहले से ही था। मैं इस कैलकुलेशन में एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, जिससे आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना होने लगे। मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/4π से ये 2ql हो गया आपका, इसे आप 2ql लिख लो, ये बाद में p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो r² प्लस L², ये r² प्लस L², इसकी घात 1, इसकी 1/2 जुड़ के आपकी हो जाएगी r² प्लस L² की घात 3/2, ठीक है। और ये 2ql की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2ql की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2ql की जगह लिख सकते हो आप p। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं क्योंकि 2ql यहाँ पे लिखा हुआ था। आपकी वैल्यू निकल के आई E बराबर 1/4πε0 के p अपॉन r² प्लस L² की घात 3/2। इसमें बताओ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल सरल है। अब इसके आगे वही प्रोसेस जो आपकी कल हो रही थी कि अगर L बहुत छोटा हो, हमने कल भी आपको बताया हुआ था कि यदि L जो है या बहुत छोटा है, L इज वेरी लेस देन 2r, ठीक है, L इज वेरी वेरी लेस देन 2r। जब L बहुत छोटा है तो हमने कल आपको, जो जिन लोगों ने कल वाला पार्ट देखा था उन्हें पता होगा कि हमने आपको बताया था कि L बहुत छोटा है तो L², L की पावर 3, पावर 4, ये और भी छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और जब इतने छोटे हैं ये कि इन्हें नगण्य मान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब आपका जो L² होता है उसे L² को छोड़ने पर, यानी कि L² को नगण्य मान देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। और जब आप L² को छोड़ दोगे तो आपकी निकल के आती है E बराबर 1/4πε0 के ऊपर आपका P है, और आपका ये L² खत्म हो जाएगा तो आपका निकलेगा r² की पावर 3/2। में एक और बढ़ा लूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और जब आप r² और 3/2 इसका आप करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका निकलेगा E बराबर 1/4πε0 के p अपॉन, ये कितनी घात बची आपकी, r³। ये, और ये तो मैं बता रहा था, यदि यहां आगे आप लिख दोगे कि निर्वात या वायु के लिए, के बराबर कितना होता है, बहुत पहले से आपको बताते रहे कि निर्वात और वायु के लिए के बराबर कितना होता है, 1। तो ये के की जगह 1 लिख दोगे तो E बराबर फाइनल आपका आएगा कितना,
1/4πε0 P/r³ और ये आपका आ गया फाइनल वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कितनी आसानी से आ गया, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करनी है, कितना सिंपल है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं संक्षेप में जल्दी से। आपका ये वैद्युत द्विध्रुव था, ए बी, ए पर माइनस क्यू रखा था, बी पर प्लस क्यू रखा था, मध्य बिंदु ओ था, बीच की दूरी पूरी 2l थी। हमने इसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु पी लिया जिसकी ओ से दूरी स्मॉल r है। एपी और पीबी आपके पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज होने के कारण √r² + l² हो जाएंगे। बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 इस ओर होगी, दूर की ओर होगी। बिंदु पी पर माइनस क्यू के कारण तीव्रता इस ओर होगी, पास की ओर होगी E2। ये तीव्रता सदिश राशि है। फिर हमने इनके घटक किए यहाँ पे, तो ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा हुए, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा हुए। यहाँ पर E1 और E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तब ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थात बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो बचेगी वो E1 cos थीटा + E2 cos थीटा होगी। जब आपने दोनों को जोड़ दिया है तो ये 1/4πε0 के 2q cos थीटा r² + l² आ गया है। समकोण त्रिभुज एओपी में देखोगे तो cos थीटा बराबर आधार बटेकरण होता है। cos थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ऊपर 2ql आया, 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसकी जगह p लिख दिया। ये r² + l² की घात 1 और 1/2 मिलके 3/2 हो गई। ये अगर l r की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो l² और भी छोटा होगा, इसीलिए इसे छोड़ने पर आपने l² को यहाँ पे खत्म कर दिया तो r² की पावर 3/2 आई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका E बराबर 1/4πε0 के P/r³ निकला। अगर हम निर्वात या वायु की बात करें तो E बराबर 1/4πε0 के P/r³ आता है। बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा ये अक्षीय और निरक्षीय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये हमने आपको बता दिया, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जब आपने अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी, ध्यान करो मैं आपको दोबारा पीछे से थोड़ा याद करा रहा हूं, जब आपने अक्षीय स्थिति में निकाली थी तो आपका फॉर्मूला P बराबर आ रहा था 1/4πε0 2p/r³। ये जिन लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा कि ये 1/4πε0 2p/r³ था, ये p/r³ है, ठीक है, ये p/r³ है। तो ये इसका फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, E बराबर तीव्रता, इसमें आपको पता है E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 2p/r³ होता है। यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति की आधी होती है। यहाँ पे P/r³ है, यहाँ पे 2p/r³ था। ये अक्षीय स्थिति में तो आपको ध्यान रखना है कि निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति की कितनी होती है, आधी होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की दोगुनी होती है। ये हमने आपको पहले बताया था, इसके पहले लेक्चर में, ये आपको ध्यान होगा अक्षीय स्थिति का। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब केवल इसमें आपको एक बात, केवल एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ E की दिशा की क्या बात होगी, क्योंकि जब भी सदिश राशियां होती है उनकी दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो भैया आप लोग चित्र में देख रहे हैं, सभी बच्चों आप देखो यहाँ पे चित्र में कि ये परिणामी तीव्रता ये आपकी किस ओर निकली, ये निकली है ना इस ओर, ये इस तरफ आई है ना परिणामी तीव्रता, ये E1 + E2 cos थीटा, और ये कौन सी दिशा है, ये आपकी है प्लस से माइनस की ओर। यानी कि इस स्थिति में E की जो दिशा होती है वो कहां से कहां की ओर होती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। तो ये E की दिशा बहुत छोटी सी चीज है पर आप ध्यान रखो, धनावेश से ऋणावेश की ओर है, ऋणावेश की ओर है, ऋणावेश की ओर। ये आपको थोड़ा सा दिशा का ध्यान रखना है क्योंकि सदिश राशि है। तो बहुत सरल तरीके से आपने देख लिया, इसमें कुछ था ही नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो आपने यहाँ देखी होगी। मैंने लास्ट में आपको दिशा भी बता दी है कि E की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर है। तो केवल इतना ही आज आपको बताना था कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है। ये पूरी चीजें आपने देख ली हैं, आपके सामने पूरा बोर्ड है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको ये भी ध्यान दिला दिया है
कि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति की आधी होती है, और ई की दिशा है जो निरक्षीय स्थिति में वो धनावेश से ऋणावेश की ओर है। ये देखिए आप इस दिशा में था ना, इस दिशा में परिणामी आई थी वो धन से ऋण की ओर है। तो ये आपकी दिशा भी बता दी। आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताने से फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। ये पूरी चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वो भी बता दीजिए, और खूब मन लगा के पढ़िए। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।